हेलो एवरीवन। तो आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से एक हाई ग्रोथ प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। तो फर्स्ट इस कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के, उसका एनालिसिस करेंगे। देन मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉन्कॉल हुआ है उसके जो मेजर हाईलाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क सेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। तो एक बार इस कंपनी का एक्चुअल रिजल्ट का डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। बात करें लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 30 से 35% से ग्रोथ करेंगे। बात करें एसेट क्वालिटी के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हमारा क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहेगा। एंड साथ मैनेजमेंट ने यह भी गाइडेंस दिया था कि नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 17 to 18% के आसपास में रहेगा। अब इस कंपनी के जो एक्चुअल रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के, उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। ये है इंडिया शेल्टर फाइनेंस के क्वार्टर 3 के नंबर्स। बात करें एयूएम ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो इनका एयूएम वाई ऑन वाई लगभग 30% से ग्रोथ किया है। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ का नंबर यहाँ पे शो नहीं किया है। लास्ट वाले क्वार्टर तक सब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे एयूएम का ग्रोथ का नंबर मेंशन करते थे क्यूएनक्यू बेसिस पे भी एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी। बट जो इनका एयूएम था क्वार्टर 3 FY 25 के बाद में, उस एयूएम के अंदर यहाँ पे लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ग्रोस मैनेज एसेट्स के बारे में। मतलब जो इनकी एक्चुअल एयूएम है खुद की वो भी, प्लस साथ में जो इनका को लेंडिंग वाला सेगमेंट है उसके ईएम जोड़ के यहाँ पे टोटल ईएम के अंदर ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो 31% के आसपास में दिखा रहे हैं। बात करें डिसबर्समेंट के परस्पेक्टिव से, तो क्यून की बेसिस पे इनका डिसबर्समेंट यहाँ पे 5% से ग्रोथ हुआ है। एंड वाई वन परस्पेक्टिव से इनका डिसबर्समेंट यहाँ पे लगभग 10 से 11% के आसपास में ग्रोथ किया है। बात कर ले तो प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, तो वाई एन वाई का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 29% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है जो न्यू लेबर कोड आए हैं उसकी वजह से 4 करोड़ का वन टाइम इंपैक्ट आया है। तो यदि 4 करोड़ का वन टाइम इंपैक्ट नहीं होता तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 33% से ग्रोथ करता हुआ हमें दिखाई देता। बात करें एसेट क्वालिटी के परस्पेक्टिव से, तो इनकी एसेट क्वालिटी क्यों उनकी बेसिस पे यहाँ पे खराब हुई है। क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इनके ग्रोस एनपी थे 1.20% के आसपास में। एंड करंटली क्वार्टर 3 के अंदर यहाँ पे ग्रोस एनपी रिपोर्ट करें 1.50% के आसपास में। मतलब क्यून बेसिस पे यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट से इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए कि उस एनबीएफसी या बैंक की एसेट क्वालिटी क्यून बेसिस पे हमेशा इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट स्टेबल होनी चाहिए। तो उस वाले क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे रेड फ्लैग नजर आ रहा है। तो जो एसेट क्वालिटी का कंसर्न यहाँ पे रेज हुआ है उसको लेके जब मैनेजमेंट से कॉन कॉल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो ईएमआईज को रेगुलरली पे नहीं करते हैं। एंड जब हमारी कलेक्शन टीम उन कस्टमर को फोर्स करती है, पुश करती है कि आपने लास्ट के 4-5 महीने से यहाँ पे ईएमआई पे नहीं किया है, तो आपका जो लोन है वो एनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका हाउस है या फिर प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो वहां पे कस्टमर डर के मारे 4-5 महीनों के अंदर एक ईएमआई पे कर देता था, जिसकी वजह से वो वाला अकाउंट एनपी में कंसिडर नहीं होता था। तो मैनेजमेंट का ये डिसीजन था कि हम लोग ये काम करते हैं, जो हमारी कलेक्शन टीम पुश करती है उन वाले कस्टमर्स को जो काफी इरेगुलर है अपनी ईएमआई पे करने में, उसको इस बार पुश नहीं करेंगे। उन वाले कस्टमर्स को एक बार एनपी में फॉल होने देते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा सरफेसी एक्ट होता है प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने वाला, उस प्रोसेस के थ्रू कस्टमर को यहाँ पे कैटर करेंगे, ताकि एटलीस्ट हम लोग प्रॉपर्टी का ऑक्शन करके वो वाले जो लोन है उनको एटलीस्ट रिकवर तो कर सकें। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे ये कहना है कि इस बार हमने उस टाइप के कस्टमर्स को जो काफी इरेगुलर थे अपनी ईएमआई को पे करने में, उनको जानबूझकर एनपी वाले बकेट में आने दिया है, ताकि हम लोग उन वाले लोन को यहाँ पे अच्छे से रिकवर कर सकेंगे सरफेस एक्ट के द्वारा। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि नवंबर हमारा वर्स्ट था, दिसंबर में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड जनवरी के अंदर हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर। मतलब जो हमारा करंट क्वार्टर है क्वार्टर 4 है, उसके अंदर हमारा ग्रोस एनपीए फिर से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ जाएगा। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजिकली एक ग्रोस एनपीए को इंक्रीज होने दिया है। अपकमिंग क्वार्टर से क्वार्टर 4 के ऑनवर्ड से ये हमारा जो ग्रोस एनपीए है वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई देगा। तो जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था हमारा कि क्यूएनक्यू बेसिस पे उस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, उस पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी दी है। अब दो पार्ट यहाँ पे आते हैं। फर्स्टली या तो मैनेजमेंट की बातों पे बिलीव कर सकें, या सेकंड हम लोग इसको इग्नोर कर सकें। बट यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने लास्ट के 2-3 साल से जो जो गाइडेंस दिया है उसको यहाँ पे अचीव करके दिखाया है। तो इस बार मैनेजमेंट की यहाँ पे जो कमेंट्री आई है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, उसके अंदर देखते हैं कि क्या एक्चुअल डिलीवरी होती है। तो उसके अंदर भी क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो उस टाइम पे हम लोग हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकते हैं। जो एसेट क्वालिटी है उसको एक बार थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसे हमने डिस्कस किया कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रोस एनपीए इनके इंक्रीज हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं जो उनके 30+ डीपीडी का नंबर है एंड जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसका क्या ट्रेंड है। तो उनका जो 30+ डीपीडी का नंबर है वो भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दिया है। और क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इनका 30+ डीपीडी था 4.70% के आसपास में, एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर 5% हो गया है। एंड बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से, तो उनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी क्वार्टर 2 के अंदर 99% थी, वो घट के क्वार्टर 3 के अंदर 98% हो गई है। बट हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है उसके अकॉर्डिंग क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देना चाहिए। साथ में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई देनी चाहिए, एंड साथ में जो ग्रोस एनपीए का नंबर है वो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई देना चाहिए। अब इस एनबीएफसी के जो बाकी के फंडामेंटल्स है, लाइक कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, लोन पे यील्ड क्या है और स्प्रेड क्या बन रहा है, उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो इनकी लोन पे यील्ड है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है 14.90% के आसपास में। जो बाकी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनकी लोन पे यील्ड है वो लगभग 10 से 20 बेसिस पॉइंट यहाँ पे थोड़ी डाउन हुई है। जबकि इंडिया सेल्टर फाइनेंस की जो लोन पे यील्ड है वो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो इनका लोन पे यील्ड पहले हुआ करता था 1 साल पहले, वही लोन पे यील्ड यहाँ पे अभी मेंटेन्ड है। बात कर लेते हैं इनके कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के बारे में। तो इनके जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। 1 साल पहले क्वार्टर 3 FY25 के अंदर इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग थी 8.80% के आसपास में, लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर थी 8.50% के आसपास में, एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग आई है 8.30% के आसपास में। मतलब जो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, एंड जो इनका लोन पे यील्ड है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट सेम है। इसका मतलब इस कंपनी का जो स्प्रेड है यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लास्ट क्वार्टर 3 के अंदर इस एनबीएफसी का स्प्रेड था 6.10% के आसपास में, एंड करंट इस एनबीएफसी का स्प्रेड है लगभग 6.60% के आसपास में। अब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था क्रेडिट कॉस्ट को लेके उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी की जो क्रेडिट कॉस्ट आई है लगभग 0.6% के आसपास में आई है, एंड जो बाकी के पुराने क्वार्टर्स है उसके अंदर इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट थी लगभग 0.4% से 0.5% के आसपास में रही है, जो मैनेजमेंट का यूजुअली गाइडेंस होता है। बट क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो गाइडेंस है यहाँ पे थोड़ी ऊपर चली गई है लगभग 10 बेसिस पॉइंट के आसपास में। बट मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर यही बोला है कि FY26 के अंदर हमारी होल जो क्रेडिट कॉस्ट होगी 0.5% के आसपास में होगी, मतलब उस गाइडेंस को उन लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया है। तो यहाँ पे एक बेटर पॉइंट देखने को मिल रहा है कि मे बी क्वार्टर 3 के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होगी, एंड उसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना गाइडेंस है उसको यहाँ पे मेंटेन रखा है। एंड बात करें ओपेक्स टू एयूएम के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हमारा ओपेक्स टू एयूएम यहाँ पे लगभग 20 से 30 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होगा, एंड यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि FY25 के अंदर इनका ओपेक्स टू एयूएम लगभग 4.20% के आसपास में था, एंड क्वार्टर 3 के अंदर ये 4% के आसपास में दिखाई दे रहा है। एंड मैनेजमेंट का यही गाइडेंस है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी FY27 के अंदर भी हमारा ओपेक्स टू एयूएम यहाँ पे लगभग 15 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होगा। मतलब इस एनबीएफसी को यहाँ पे कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस एनबीएफसी की जो ब्रांचेज हैं ऑलरेडी 15 स्टेट्स के अंदर है, एंड जैसे जैसे वो ब्रांच मैच्योर होती जा रही हैं वैसे वैसे इस एनबीएफसी को यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिस्कस करे इंडिया सेल्टर फाइनेंस के क्वार्टर 3 के नंबर्स। एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इस एनबीएफसी की लोन बुक यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 29% से ग्रोथ हुआ है। जो वन टाइम इंपैक्ट आया है ड्यू टू न्यू लेबर कोड के कारण, उसकी वजह से लगभग 4 करोड़ का यहाँ पे उनको इंपैक्ट आया है। अदरवाइज इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई एन वाई लगभग 33% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता। जबकि सबसे बड़ी यहाँ पे इश्यू आया वो एसेट क्वालिटी का आया है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही कॉन कॉल के अंदर। तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड मैनेजमेंट का जो कहना है कि जो करंट क्वार्टर है क्वार्टर 4 FY26 उसके अंदर हमारी जो एसेट क्वालिटी है वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ जाएगी। अब इंडिया सेल्टर फाइनेंस के जो कॉन कॉल के मेजर हाईलाइट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन कॉल का जो मेजर डिस्कशन था वो एसेट क्वालिटी का अराउंड था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट फिर भी एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इंडिया सेल्टर फाइनेंस की टोटल लोन बुक के अंदर अराउंड 55% लोन बुक जो है वो होम लोन से बिलोंग करती है, एंड 45% लोन बुक यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली है। एंड मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है बाकी एनबीएफसीज का, उसके अंदर जो लैब वाला सेगमेंट है, मतलब जो एमएसएमई वाला सेगमेंट है, उसके अंदर एनपीएस थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे थे। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये लग रहा था रिजल्ट आने के बाद में कि जो उनकी हाउसिंग वाली लोन बुक है उसके अंदर हो सकता है एसेट क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, बट जो उनकी लैब वाली लोन बुक है उसके अंदर यहाँ पे दिक्कत ज्यादा क्रिएट हो रही होगी। तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने यह बताया है कि हमारे जो ग्रॉस एनपीए 1.4% के आसपास में, ये वाला ग्रॉस एनपीए दोनों तरह की लोन बुक के अंदर यहाँ पे कॉमन है। मतलब जो लैब वाली लोन बुक है उसके अंदर भी हमारा ग्रॉस एनपीए 1.4% के आसपास में है, एंड साथ में होम लोन वाली बुक है उसके अंदर भी हमारा ग्रॉस एनपीए 1.4% के आसपास में है।
एंड जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली बहुत सारे ऐसे इरेगुलर कस्टमर्स थे जो टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर रहे थे, उनको हमने ग्रोस एनपीए वाले बकेट में जाने दिया है, ताकि हमारा जो सरफेसी एक्ट है उसके द्वारा उन वाले कस्टमर्स को डील किया जाए, एंड जो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना है फिर जो भी फर्दर प्रोसेस है उसके द्वारा यहाँ पे अच्छे कैसे उस लोन की रिकवरी करी जा सके। बट अपकमिंग क्वार्टर के अंदर मतलब क्वार्टर 4 से मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारे जो ग्रोस एनपीए है वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ जाएंगे। कॉनकोल का जो मेजर सेकंड पॉइंट था कि मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 को लेके यहाँ पे क्या गाइडेंस था, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 30% के आसपास से ग्रोथ करेंगे। पहले इनका गाइडेंस हुआ करता था 30 से 35% के आसपास से ग्रोथ करेंगे, बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिवली प्ले किया है। मैनेजमेंट ने बोला है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर हमारी लोन बुक यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ करेगी, एंड जो मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY 30 तक ये लोग अपनी लोन बुक को अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास की करना चाहते हैं। करंटली इस कंपनी की लोन बुक यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो नेक्स्ट 4 साल के लिए अपने लोन बुक को यहाँ पे 3 टाइम्स करने के लिए अराउंड 30% का यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ का सीजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था 30 से 35% की रेंज का, उसको मैनेजमेंट ने काट के 30% की लोन बुक ग्रोथ का कर दिया है। तो हाँ, टेक्निकली बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ने जो अपना लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस था उसको यहाँ पे थोड़ा काटा है। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था पहले कि हमारे क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 40 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहेगा, बट मैनेजमेंट ने इस बार जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है उसका जो अपर रेंज है 50 बेसिस पॉइंट, उसको यहाँ पे गाइडेंस के रूप में दिया है। एंड जो ओपेक्स टू एयूएम रेशियो वाला पार्ट है उसके परस्पेक्टिव से मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि अपकमिंग ईयर के अंदर भी हमारा जो ओपेक्स टू एयूएम है यहाँ पे लगभग 15 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। मतलब FY 26 के अंदर शुरुआत के 9 महीने के अकॉर्डिंगली इनका जो ओपेक्स टू एयूएम है लगभग 4% के आसपास में है। यदि इसके अंदर 15 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट होता है तो FY 27 के बाद में जो इनका ओपेक्स टू एम हो जाएगा लगभग 3.85% के आसपास में हो जाएगा। एंड मैनेजमेंट ने ये भी गाइड किया है कि हम लोग जो नए लोन डिसबर्स कर रहे हैं उनका जो लोन पे यील्ड है लगभग 14.6% के आसपास में है, बिकॉज हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूव हो गई है, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो बेनिफिट है कस्टमर्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब नए लोन दिए जाएंगे उन पे जो लोन पे यील्ड होगी लगभग 14.60% के आसपास में होगी, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है लास्ट वाले क्वार्टर के कंपेरिजन में भी 8.50% से घट के 8.30% हो गई है, एंड वाई ऑन वाई तो यहाँ पे अच्छा खासा इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग ऑलरेडी कम हो चुका है। तो उसके बेसिस पे कुछ फायदा यहाँ पे कस्टमर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर या फिर जो नए लोन दिए जाएंगे उनके जो लोन पे यील्ड होगी लगभग 14.60% के आसपास में होगी। अब इंडिया शेल्टर फाइनेंस को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से अपनी लोन बुक ग्रोथ कराने वाली कंपनी है, बिकॉज होम फर्स्ट फाइनेंस की मैनेजमेंट ने लोन बुक की ग्रोथ कराने के लिए 25% का यहाँ पे गाइडेंस दिया है, एंड एप्टस वैल्यू हाउसिंग वाली मैनेजमेंट ने यहाँ पे लगभग 22% के आसपास से लोन बुक ग्रोथ कराने का गाइडेंस दिया है। जबकि इंडिया शेल्टर फाइनेंस की मैनेजमेंट ने यहाँ पे स्टिल अपनी लोन बुक को यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ कराने का गाइडेंस दिया है। ऑल्दो जो उनके इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट हो रहे हैं वो उस अच्छे रेट से नहीं हो रहे हैं जिस रेट से होने चाहिए, बट सारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट है वो अच्छी रेट से नहीं हो रहा है, बिकॉज एसेट क्वालिटी के अंदर यहाँ पे थोड़ा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। इसीलिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने जो अपना गाइडेंस है उसको यहाँ पे घटाया है। बट स्टिल यदि कंपेयर करें तो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उसके लोन बुक यहाँ पे लगभग अभी भी 30% के आसपास की रेट से ग्रोथ करेगी। मतलब सभी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर इंडिया शेल्टर फाइनेंस स्टिल ऐसी कंपनी होगी जिसकी लोन बुक इन सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। बट ऑल्दो अपकमिंग क्वार्टर के अंदर हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसको यहाँ पे अचीव कर रहे हैं या फिर अचीव नहीं कर रहे हैं। यदि अचीव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एंड स्पेसिफिकली इंडिया शेल्टर फाइनेंस वाले केस के अंदर तो जो उसकी एसेट क्वालिटी है उसको अगले क्वार्टर में यहाँ पे अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कॉमेंट्री दी है कि एसेट क्वालिटी अगले क्वार्टर से हमारी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब क्वार्टर 4 से हमारी जो एसेट क्वालिटी है ग्रोस एनपी है वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ जाएंगे, उसको यहाँ पे अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के अंदर एसेट्स को इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बट एक बार जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है क्वार्टर 4 को लेके कि एसेट क्वालिटी हमारी इंप्रूव होगी, उसका एक बार इंतजार करते हैं, उसके बाद में कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। बट हाँ, तब तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किसी इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो के अंदर इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस को अपने टॉप होल्डिंग के अंदर है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को थोड़ा ट्रिम कर सकता है, बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी, हमें नहीं पता कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में कैसे रिजल्ट आएंगे। यदि यहाँ पे एसेट क्वालिटी और खराब हो गई तब तो स्टॉक की पिटाई यहाँ पे और अच्छे से हो सकती है। तो उस वाले केस के अंदर थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चलना बहुत अच्छी बात है। बट यदि आपके पोर्टफोलियो के अंदर मीडियम वाले एलोकेशन के अंदर इंडिया शेल्टर फाइनेंस है तब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर तक रिजल्ट का वेट करते हैं। एंड साथ में यदि वैल्यूएशन की बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस का जो स्टॉक है करंटली 2.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, एंड जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है वो भी लगभग 2.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है।
एंड जो होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक है लगभग 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, बिकॉज होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के अंदर जो एसेट क्वालिटी का इशू आया था क्वार्टर 2 के अंदर, वो क्वार्टर 3 में रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे स्टॉक को थोड़ा रीरेट किया है। तो एक बार देखते हैं कि क्वार्टर 4 के अंदर इंडिया सेल्टर फाइनेंस का जो रिजल्ट आएगा, यदि उसके अंदर एसेट क्वालिटी यहाँ पे वापस रिपेयर हो जाएगी, तो देर इज पॉसिबिलिटी इंडिया सेल्टर फाइनेंस का जो स्टॉक है उसको भी मार्केट यहाँ पे रेटिंग ऑटोमेटिकली दे देगा। तो ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।